हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फेमिनिज्म। तो फर्स्ट वी हैव टू सी दैट फेमिनिज्म जो है वो आया कहाँ से। तो फेमिनिज्म से आपको मतलब फेमिनिज्म फीमेल, तो ये कुछ तो सिमिलरिटीज़ हैं। तो इसी में ये है कि जो फेमिनिज्म जो वर्ड है वो आया है लैटिन वर्ड फेमिना से, जिसका मतलब होता है द वुमेन, है ना। तो जो फेमिनिज्म है वो होगा क्या आपके हिसाब से, वो क्या होगा? वो एक मूवमेंट होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो है वो इसको किया जाता था, वुमेन को ऑप्रेस किया जाता था, इक्वलिटी नहीं थी, कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इसी के लिए फीमेल्स ने जो है वो एक आंदोलन छेड़ दिया, एक रिवॉल्यूशन कर दिया तो उसी को फेमिनिज्म बोलते हैं, है ना। एक मूवमेंट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी अगर मूवमेंट होगा तो फिर सबसे पहले वो लोग क्या बोलेंगे? वो लोग सबको अपने राइट डिफाइन करेंगे, राइट। डिफाइन करने के बाद वो लोग उन्हें एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, एंड देन एस्टैब्लिश करने के बाद वो उन्हें डिफेंड करेंगे, लॉज बनाएंगे कि उनका जो राइट है वो बना रहे, है ना। तो वही हमारी ये जो डेफिनेशन है वो यही कहती है, फेमिनिज्म इज अ कलेक्शन ऑफ मूवमेंट्स एंड आइडियोलॉजीज, राइट, विच एम एट डिफाइनिंग, एस्टैब्लिशिंग एंड डिफेंडिंग equal rights to women against the discrimination because of their sex। जो उनके सेक्स की वजह से, जो उनके जेंडर की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा था, तो उससे बचने के लिए, उसको कम करने के लिए, अपने राइट्स बनाने के लिए, इक्वल राइट्स लेने के लिए वुमेन्स ने एक मूवमेंट कर दिया। ये एक आइडियोलॉजीज़ का मूवमेंट था एक्चुअली। हाँ, इसमें कोई ऐसा नहीं हुआ था कि वार वगैरह हुए थे, लेकिन ये आइडियोलॉजीज़ का मूवमेंट था। तो अब यहाँ पे हमारे चमन नहल कहते हैं, वुमेन शुड बी फ्री फ्रॉम द डिपेंडेंट सिंड्रोम। हेयर डिपेंडेंट सिंड्रोम, हु इज़ डिपेंडेंट सिंड्रोम? तो हम लोग मनुस्मृति में देखते हैं कि मनुस्मृति में कहा गया है कि एक औरत को डिपेंड रहना चाहिए अपने, तब वो बच्ची होती है तो उसके फादर के ऊपर, देन एट हर यंग एज शी शुड डिपेंड ऑन हर चिल्ड्रन, हस्बैंड, एंड एट ओल्ड एज शी शुड डिपेंड ऑन हर चिल्ड्रन, है ना। तो इसी के लिए चमन नहल ने कहा है कि जो वुमेन है, अगर उसे लीड टू अ नॉर्मल लाइफ, इफ़ शी वांट टू लीड a normal life, she have to free from the dependent syndrome, right, है ना। तो ये अब तो आप लोग समझ चुके होंगे कि फेमिनिज्म की आइडियोलॉजीज़ क्या थी, कि सबसे पहले तो हमें अपने राइट्स बनाने हैं, फिर अपने राइट्स बताने हैं, फिर अपने राइट्स बनाने हैं, फिर उन्हें डिफेंड करने की वो करनी है, लॉज वगैरह बनाने हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ ना हो, हमें इक्वल राइट्स चाहिए। हमें ज़्यादा नहीं मांग रहे थे लोग, ये इन लोगों को बस इक्वल राइट्स चाहिए थे। तो सबसे पहले बात आती कि फेमिनिज्म जो वर्ड है वो सबसे पहले लाया कौन था? लाने वाले थे ये चार्ल्स फॉरियर थे, एक यूटोपियन सोशलिस्ट थे एंड फ्रेंच फिलोसोफर थे। तो ये लेके आए थे 1837 में इस वर्ड को। तो इनके लाने के बाद ये फेमिनिस्ट वर्ड है जो है वो पूरे वर्ल्ड में ऐसे फैल गया। सबसे पहले फ्रांस, नीदरलैंड्स में 1872, ग्रेट ब्रिटेन में 1890s, यूएस में 1910, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी ये वर्ड बहुत लेट आया था, जो आया था 1894 में, राइट। और जो फेमिनिज्म जो वर्ड था ना वो 1893 में आया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, ये लिख लीजिएगा। तो इसकी क्या थी? इसकी 3 वेव्स थी किसी भी चीज़ की, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो एक साथ ही सारी चीज़ें मांग लेंगे। तो इन्होंने जो अपने राइट्स जो मांगे थे वो तीन उनमें मांगे थे, वेव्स इन द सेंस कि मतलब फर्स्ट में उन्होंने ये मांगा, फिर सेकंड टाइम उन्होंने ये मांगा, एंड देन थर्ड टाइम दिस। तो फर्स्ट वेव जो थी वो उनकी 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में थी, मतलब 1860s टू 1920s के लगभग, राइट। तो इन्होंने इसमें मांगा था राइट टू वोट, और इस टाइम पे क्या था, राइट टू वोट से भी पहले ना इनको सफरेज से अपने फ्री होना था।
ये वुमेन्स को बहुत सफ़र किया जाता था, सबको पता है ये बात, है ना, बहुत सफ़र किया जाता था। एंड इसके लिए उन्होंने सबसे पहले मांगा राइट टू वोट मांगा। एंड देन सेकेंड वेव में इन्होंने 1960 में 60s में थी सेकेंड वेव, और इन्होंने लीगल एंड सोशल इक्वलिटी, मतलब इक्वलिटी मांगी, इक्वल लॉज मांगे, इक्वल राइट्स मांगे इन्होंने, है ना, तो वो मांगा। और जो थर्ड वेव थी वो 1990s में आई थी, जो इन्होंने मतलब फर्स्ट वेव में हो गया, इन्हें मिल गया, इन्हें सफरेज से फ्री मिल गया, राइट टू वोट मिल गया। एंड देन सेकेंड वेव में भी इन्हें लीगल एंड सोशल इक्वलिटी मिल गई। अब ये थर्ड वेव में क्या, मतलब जो सेकेंड वेव में जो कमियां रह गई थी ना, जो जो चीज़ें इन्हें नहीं मिली थी वो थर्ड वेव में मांग ली। अब आई थॉट कि फोर्थ वेव चल रहा है, ये खैर सिलेबस में नहीं है, लेकिन मतलब ये फोर्थ वेव चल ही रहा है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो थर्ड वेव है वही कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन ये फोर्थ वेव चल रहा है। आप लोग देख सकते हो कि इसमें ये सारी चीज़ें तो मिल गई हैं, इक्वल लॉज वगैरह ये सब चीज़ें तो, लेकिन अब वुमेन को अलग तरीके से सफ़र किया जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो रेप केस वगैरह। तो अब हम लोग फर्स्ट वेव को ही अच्छे से पढ़ते हैं। फर्स्ट वेव जो था वो आई थी UK, कनाडा, नीदरलैंड्स एंड US में, राइट। तो सबसे पहले मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, हमें ना इनके कुछ राइटर्स के बारे में देखना होगा। तो फर्स्ट वेव में टोटल 3 राइटर्स हैं, आपकी बुक में जो हैं, मैं सुनीता कंगवाल का देख रही हूँ, तो आप देख लेना। फर्स्ट वेव में जो हैं वो 3 राइटर्स हैं। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ये फर्स्ट थी, तो इन्होंने अपनी फर्स्ट ट्रीटी इन्होंने की थी पब्लिश फेमिनिस्ट के ऊपर, है ना। हाँ, तो इन्होंने इसमें कहा था एडवोकेट सोशल एंड मोरल इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस, इन्होंने ये बात कही थी। एंड देन एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन, ये अमेरिकन सोशल एक्टिविस्ट थी। शी गिव्स इम्पोर्टेंस टू नॉट ओनली सफरिस्ट मूवमेंट, मतलब कि इन्होंने बस ये नहीं कहा कि भाई सफ़र जो कर रही है वो उनके ऊपर ही ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इन्होंने और भी राइट्स को मतलब अपना वो प्रेफरेंस दिया, जैसे कि पेरेंटल एंड कस्टडी राइट्स, डाइवोर्स लॉज, बर्थ कंट्रोल, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम राइट्स अमंग अदर्स। मतलब ये चीज़ें हमें सेकेंड वेव में ज़्यादातर देखने को मिलती है, लेकिन इन्होंने फर्स्ट वेव में ही कर दिया था। जॉन स्टुअर्ट मिल believe that both sexes should have equal rights under the law and allow both to develop and use their faculties freely। तो इन्होंने इक्वल राइट्स के बारे में किया था कि इक्वल राइट्स इन्हें मिलने चाहिए, और जो इनके पास जो फैकल्टी है वो फ्रीली यूज़ कर सकें ये लोग, ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था। अब जो मार्क्सिस्ट थे उन्होंने भी मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के रूप में भी आया था। तो जैसे कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, मार्क्स जो था, कार्ल मार्क्स जो था, वो नॉर्मली इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करता था। तो उसने कहा कि जो सबसे पहले जो लेबर डिवीज़न है ना वो रिमूव होना चाहिए, है ना, और इक्वल कॉपरेशन होना चाहिए मैन का भी, ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रंस। तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है फ्रीडम ऑफ रिप्रोडक्शन एंड देन लेस्बियन राइट्स टू रेज चिल्ड्रन, राइट, ओपन ऑल सोशल वेज टू ऑल पीपल। तो इसमें ये था कि एलिमिनेट कर देते हैं कैटेगरीज़ के अंदर कि दैट यू आर मेल एंड यू आर फीमेल, तो फिर हर एक सोशल वे को हर एक जेंडर के लिए ओपन रहना चाहिए। तो ये बात मार्क्सिज्म ने कही थी। तो अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड वेव की। तो सेकेंड वेव में सबसे पहले नाम आता है बेटी फ्राइडन का। तो बेटी फ्राइडन की बुक थी द फेमिनिस्ट मिस्टिक, ये 1963 में उन्होंने लिखी थी। तो इसमें उन्होंने डिससेटिस्फैक्शन दिखाया है अबाउट द रोल ऑफ मदर एंड वाइफ। तो उनका मानना ये है कि वुमेन जो है वो और भी ज़्यादा एजुकेटेड हो सकती है, लेकिन बस तब अगर वो ये ना माने कि दे हैव टू गेट मैरिड एंड हैव चिल्ड्रन। तो अगर वुमेन ये बात ना माने, अगर सोशली वो एक्सेप्ट ना करे, तो वो और भी ज़्यादा एजुकेटेड हो सकती है, ऐसा मानना है द बेटी फ्राइडन का। तो बेटी फ्राइडन की इसी बात को ध्यान में रखते हुए
कार्ल हैनिस ने ये कहा था द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। इसका मतलब ये है कि जो वुमेन की जो पर्सनल लाइफ है ना वो पॉलिटिकल बन चुकी है, क्योंकि अब उसके जो सारे के सारे जो उसके लिए जो लॉज हैं, मतलब कि जो भी रूल उसे पॉलिटिकल, मतलब सोसाइटी उसे रूल कर रही है। वुमेन के पास कुछ भी चीज़ पर्सनल नहीं बची है, उसकी लाइफ ही पर्सनल नहीं है, क्योंकि वो सोसाइटी के रूल के हिसाब से चल रही है। ऐसा मानना था हमारे कार्ल हैनिस का। तो ये सेकेंड वेव के एंड में कुछ फीचर्स हमारे सामने आते हैं जो सेकेंड वेव ने अचीव कर लिया था। तो उनका फर्स्ट ये था वुमेन्स कंट्रोल ऑन देयर ऑन बॉडी, मतलब कि जो भी था उन्हें जैसे भी अगर सोसाइटी उन्हें ये बोलेगी तो उन्हें यही करना है, तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर आगे उनका खुद का कंट्रोल हो गया था, उनका मन है तो वो करेंगी, नहीं है तो जो सेकेंड फीचर था वो थी प्रोटेक्ट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस था वो भी उसके लिए भी उन्होंने लॉज वगैरह बना दिए थे, उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाता था। तो अब ये सेकेंड वेव का हमारे यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ये दो मेन फीचर्स इन्होंने ले लिए थे, अचीव कर लिए गए थे। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं थर्ड वेव के बारे में। तो जो थर्ड वेव थी उसमें मेनली जो बात की गई थी वो बात की गई थी कि उसमें ये कहा गया था कि जो वुमेन है, एक जो भी कोई इंसान है वो अपने बल पर क्या कर सकता है, इस चीज़ पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था। उन्होंने जो वुमेन को डिफ़ाइन किया था, फेमिनिज्म को जो उन्होंने डिफ़ाइन किया था वो इस बल पे किया था कि आखिर एक इंसान कर क्या सकता है। फिर इन्होंने राइट्स भी बना दिए हैं वुमेन के लिए कि एक मैरिड वुमेन है वो प्रॉपर्टी को हैंडल कर सकती है, प्रॉपर्टी को ऑन कर सकती है, एंड एंट्री टू कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे तो उनमें उसकी जो एंट्रेंस है वो होनी चाहिए। तो ये बात कर दी गई थी थर्ड वेव में। तो अब हम लोग फेमिनिज्म के मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है लिबरल फेमिनिज्म। तो लिबरल फेमिनिज्म जो थे ये लोग कहते थे कि जो वुमेन है उसको इक्वलिटी अपने ही एक्शन से मिलेगी, मतलब अगर वो चाहेंगे तो ही मिलेगी, उनकी ही चॉइस से मिलेगी उन्हें। जो भी उन्हें अगर फ्रीडम चाहिए, इक्वलिटी चाहिए उन्हें, तो वो चीज़ उन्हें तभी मिलेगी अगर वो चाहेंगी। तो इसमें उन्होंने पूरा फोकस किया है कि वुमेन्स को ऑर्गेनाइज किया जाए पहले। एंड द नेक्स्ट वी हैव इज़ रेडिकल फेमिनिज्म। तो रेडिकल फेमिनिज्म तो सीधा सीधा बोलता है कि जो पैट्रियार्की है ना उसी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो सबसे पहले पैट्रियार्की को ख़त्म किया जाए। रेडिकल फेमिनिज्म तो यहाँ तक बोलता है कि सबसे पहले जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो मेल है उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले मैन को ही ख़त्म कर दिया जाए, यहाँ तक बोलता है रेडिकल फेमिनिज्म। और अब हम लोग सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट की बात करते हैं, है ना। तो मार्क्सिस्ट के बारे में अपन ने पहले भी पढ़ लिया था, तो अब हम लोग फिर से देखते हैं। तो इसमें ये लोग कहते हैं कि एवरी वुमेन शुड मेक अ ग्रुप, मतलब कि ये लोग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं वुमेन को कि पहले तुम एक ग्रुप बनाओ, फिर उसके बाद तुम लोग अपने अपने फार्म हर एक वुमेन के पास होने चाहिए। और फिर उन्होंने कहा है डिमिनिश पैट्रियार्की, ये कहा है उन्होंने कि पैट्रियार्की को ख़त्म किया जाए। तो मार्क्सिस्ट जो थे, सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट, वो भी यही चाहते थे कि वुमेन को ऑर्गेनाइज किया जाए, फिर उसके बाद उनकी खुद का प्रॉपर्टी राइट्स हो उनके पास, और इसी से पैट्रियार्की जो है वो ख़त्म हो गई। एंड नेक्स्ट तो हमारे पास फेमिनिज्म इन इंडिया। तो इसकी हिस्ट्री में 3 फेजेस में इसे भी बांटा गया है। फर्स्ट फेज़ था 1850 से 1915 तक। तो इसके अंदर तो जो मेन जो भी था, मतलब राम मोहन राय ने जो किया, जो भी ब्रिटिशर्स करके गए थे कि सती प्रथा को हटा दिया, विडोरी मैरिज करवाई, तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस जो थे उन सबको डिमोलिश किया गया था, है ना। तो ये फर्स्ट फेज़ में ये हो गया था। एंड देन सेकंड फेज़ में जो था, तो यहाँ पे सेकंड फेज़ में गांधी वाला टाइम था 1915 से 1947 तक, तब तक अपन को फ्रीडम मिली थी। तो तब तक के लिए यही था कि जो वुमेन थी उनको, ये आपने देखा हर एक मूवमेंट में उनका पार्टिसिपेशन होता था, और कम्युनल अवार्ड्स जो थे वो वुमेन्स को दिए गए थे। लीडरशिप रोल जो थी वो वुमेन अदा कर रही थी। यहाँ पे सरोजनी नायडू को ले लेते हैं हम लोग, और भी बहुत सारी जो औरतें थी वो लगी हुई थी मूवमेंट में, लीडरशिप का रोल दिखा रही थी। तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड फेज़ के बारे में कि थर्ड फेज़ में क्या क्या था। एक पूरी वुमेन वर्क फोर्स तैयार करना, उनके वेजेस में इक्वलिटी लेके आना, और अलग अलग कास्ट की वुमेन को इक्वलिटी दिलाना कि
है ना। तो ये सब कुछ इंक्लूड किया गया था। अब हम लोग जानती हैं कि पहले जो था वो क्या था इंडिया में। अब धीरे धीरे उन सभी चीज़ों को ख़त्म किया गया और एक नया इंडिया बनाने की कोशिश की गई जिसमें मेल और फीमेल एकदम इक्वल रहेंगे। तो बस यहीं पे अपना चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो बस यहीं पे हम लोग हमारा चैप्टर ख़त्म करते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है। मैं आगे भी बनाऊंगी मतलब वीडियोस सारे चैप्टर्स की। मैंने ये बुक शुरू की है अभी, तो बाकी सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी विद इन मंथ। आपको पूरी बुक हो जाएगी ये। डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।